हेलो गाइस, वेलकम टू डेली करंट कैप्सूल। दिस इज़ दिव्यांश और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स का आखिरी पार्ट। 2 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हम इसमें थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बाकी के कंपैरिजन में। इसमें करीब हम 40 से 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और विदाउट एनी फर्दर डिले हम इसे भी स्टार्ट करते हैं। GST काउंसिल हैज़ फिक्स्ड हाउ मच % GST ऑन ऑनलाइन गेमिंग। GST काउंसिल की अभी 50वीं बैठक हुई थी, जिसमें कई सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए। इसमें से एक था ऑनलाइन गेमिंग पर 28% टैक्स लगाना। इसके अंडर आते हैं मोस्टली गेम ऑफ लक होते हैं, जैसे ड्रीम 11 टाइप के जो गेम होते हैं वो सब इसमें आएंगे। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ों पर टैक्स स्लैब्स रखे गए हैं, जैसे सिनेप्लेक्स के अंदर जो रेस्टोरेंट्स होते हैं उनके ऊपर 5% GST लगाई गई है। पहले आप जब मूवी देखने जाते थे तो आप पॉपकॉर्न लेते थे तो बहुत ज़्यादा महंगे होंगे वहाँ पे, लेकिन अब आप जाकर देखेंगे तो वो बहुत सस्ते हो चुके होंगे क्योंकि उन्हें सिर्फ 5% GST स्लैब में डाला है। तो अब अगली बार जब आप मूवी देखने जाएँ तो वहाँ के प्राइसेस ज़रूर चेक कीजिएगा कि पहले से लेकर अब में कितना अंतर आया है। इसका आंसर है 28%। पंजाब रेजिमेंट हैज़ परेडेड इन द नेशनल डे ऑफ विच कंट्री। अभी कुछ टाइम पहले आपको याद होगा PM मोदी फ्रांस गए थे, उन्हें बेस्टिल डे परेड में इनवाइट किया गया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में और ये शुरू हुआ था बेस्टिले हॉल से, तो इसकी याद में हर साल बेस्टिले डे परेड की जाती है। ये एक तरह से इनका नेशनल डे है। यहाँ पर इंडिया की पंजाब रेजिमेंट गई थी, जिन्होंने फ्रांस फोर्सेस के साथ मिलकर परेड किया था। इंडिया की तीनों फोर्सेस यहाँ पर मौजूद थी, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ओकेजन थी और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसके बारे में। Who will host the 23rd FIFA World Cup 2026? अभी कुछ दिनों पहले ही फीफा का 22nd एडिशन होकर निपटा है। आपको याद होगा ये कतर ने होस्ट किया था और इसका फाइनल हुआ था अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में, और अर्जेंटीना ने इसे फीफा वर्ल्ड कप 2022 को अपने नाम किया है। और इसमें गोल्डन बूट दिया गया था किलियन एम्बापे को सबसे ज़्यादा गोल्स करने के लिए। गोल्डन ग्लव मिला था एमिलियानो मार्टिनेज को, जो अर्जेंटीना के गोलकीपर हैं। गोल्डन बॉल मिली थी लियोनेल मेसी को और इसका मैस्कॉट था लाइव, और फुटबॉल जो यूज़ की गई थी उसका नाम था अल रहला। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकते हैं जब तक वर्ल्ड कप 2026 नहीं हो जाता। वर्ल्ड कप 2026 जो होगा वो होगा नॉर्थ अमेरिका में, जिसे USA, मैक्सिको और कनाडा, ये तीनों देश मिलकर होस्ट करेंगे। तो याद रखिएगा 2022 का हुआ था कतर में, और जो अब अगला होगा 2026 का वो होगा US, मैक्सिको और कनाडा में। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अनाउंस्ड टू गिव इक्वल पे फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। अभी कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा कि BCCI ने चाहे मेल प्लेयर हो या फीमेल प्लेयर हो, दोनों की मैच फीस को इक्वल कर दिया है। टेस्ट मैच के लिए 15 लाख रुपए, ODI के लिए 6 लाख और T20 के लिए 3 लाख रुपए। ऐसा ही सिमिलर डिसीजन ICC ने भी लिया है। ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर दुबई में है। इन्होंने भी मेंस और वुमेन्स दोनों के ही जो टूर्नामेंट्स होते हैं उनकी विनिंग अमाउंट को सेम कर दिया है, जो प्राइज मनी मिलता है एक टूर्नामेंट के बाद उसे। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 2019 में मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था जिसे इंग्लैंड ने जीता था, तो उन्हें जीतने पर 28 करोड़ रुपए मिले थे, और रनर अप रहा था न्यूजीलैंड, जिसे 14 करोड़ रुपए मिले थे। वहीं ODI वर्ल्ड कप हुआ था वुमेन्स का, तो उसमें जो टीम जीती थी उन्हें 12.5 करोड़ रुपए मिले थे। तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। मेंस में जो रनर अप टीम है उन्हें ज़्यादा पैसे मिल रहे थे, विमेंस के जो विनर थे उनसे भी। तो इसे ख़त्म करते हुए, इक्वालिटी लाते हुए ICC ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। अकॉर्डिंग टू मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023, इंडिया हैज़ पुल्ड आउट हाउ मैनी पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी इन लास्ट 15 ईयर्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसे रिलीज़ किया है UNDP ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे न्यूयॉर्क में। तो इनके अकॉर्डिंग 415 मिलियन लोगों को, करीबन 41.5 करोड़ लोगों को इंडिया ने पिछले 15 साल में गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। ये USA की टोटल पॉपुलेशन से कहीं ज़्यादा नंबर है, और इसे हम यूरोपियन यूनियन की पॉपुलेशन के आसपास मान सकते हैं, उससे थोड़ा सा ही कम है। तो इतने लोगों को इनके अकॉर्डिंग हमने पिछले 15 साल में गरीबी रेखा से बाहर निकाला है।
हु विल बी लीडिंग द इंडियन कंटिजेंट इन वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप। ये चैम्पियनशिप हो रही है रियाद, सऊदी अरेबिया में, और ये एक तरह से क्वालिफाइंग इवेंट है 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक्स के लिए। जो प्लेयर इसमें अच्छा परफॉर्म करेगा उसे सीधा टिकट मिलेगा ओलंपिक्स में जाने का। तो इसमें इंडिया का जो कंटिजेंट है उसे लीड कर रही हैं हमारी ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट और वेट लिफ्टिंग चैंपियन मीराबाई चानू। हु हैज़ वॉन द वुमेन सिंगल्स इन विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2023। टेनिस ग्रैंड स्लैम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और इनके 4 इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स होते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन और लास्ट में यूएस ओपन। तो इन चारों के बारे में ही आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था तो उसे जीता था आरियाना साबालेंका ने। उसके बाद फ्रेंच ओपन हुआ, उसे जीता था ईगा स्विटेक ने। और अब हुआ है विंबलडन। विंबलडन जीता है मार्केटा वोंड्रोसोवा ने। ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये पहली बार कोई ग्रैंड स्लैम टाइटल जीती हैं और इनकी रैंक भी काफ़ी कम थी। तो इतनी लो रैंक वाला कोई सा प्लेयर जो ग्रैंड स्लैम जीता हो उसका नाम तो आपको पता होना चाहिए। तो इनका नाम है मार्केटा वोंड्रोसोवा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन आता है हमारा मेन सिंगल्स पर। मेंस में जो सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था वो जीता था नोवाक जोकोविक ने। उसके बाद फ्रेंच ओपन हुआ, उसे भी नोवाक जोकोविक ने ही जीता। और अब हुआ है विंबलडन, इसे जीता है कार्लोस अल्काराज ने। कार्लोस अभी सिर्फ 20-21 साल की हैं। इतनी कम उम्र में इन्होंने ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीते हैं और ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। दोनों में ही यूएस ओपन अभी तक हुए नहीं है। पिछले साल का हुआ है 2022 का, वो से याद रखना अभी उतना ज़रूरी नहीं है। अब 2023 में जो होने वाला है उसका हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हुआ नहीं है, इसलिए ये तीनों ही आप याद रखिएगा, मेंस के भी और वुमेन्स के भी। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड नीति आयोग्स एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022। नीति आयोग, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इन्होंने अपना एक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स निकाला है जिससे हमें पता चलता है कि हमारी कौन सी स्टेट है जिस सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही है। तो इसमें पिछले 2-3 सालों से गुजरात टॉप कर रहा था, लेकिन इस साल तमिलनाडु पहली रैंकिंग पर है, दूसरे पर महाराष्ट्र है, तीसरे पर कर्नाटका और गुजरात फिसल के चौथे पायदान पर पहुंच गया है। अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। जो पहले जितने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जा रहा था उसका 3 गुना आज के टाइम में किया जा रहा है। तो हमारी जितनी भी स्टेट्स हैं वो आपस में कम्पीट कर रही हैं एक दूसरे से, और ये बहुत ही हेल्दी कंपटीशन है जिससे हमारी ओवरऑल इकोनॉमी भी बूस्ट हो रही है, हमारे ओवरऑल एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं जिससे। तो तमिलनाडु सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाली हमारी स्टेट है आज के टाइम में। वुमेन्स ट्राई सर्विस मोटरसाइकिल रैली वॉज स्टार्टेड फ्रॉम विच सिटी टू कोमेमोरेट 24th एनिवर्सरी ऑफ कारगिल विजय दिवस। आज से 24 साल पहले आपको याद होगा इंडियन फोर्सेस ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया था अगेंस्ट पाकिस्तानी फोर्सेस, और 1999 में हमने कारगिल वॉर लड़ी थी जिसे पाकिस्तान बुरी तरह हारा था। उस वॉर के टाइम पे जो हमारे सोल्जर्स वीर गति को प्राप्त हो गए थे उन्हें याद रखने के लिए और उनकी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए हम कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट करते हैं हर साल 26 जुलाई को। और इसी के लिए नारी सशक्तिकरण वुमेन मोटरसाइकिल रैली शुरू की गई थी न्यू दिल्ली से, और ये लद्दाख में एक जगह है द्रास, वहाँ तक जाएगी, वहाँ पर जाके इसे कंक्लूड किया जाएगा। नेटो समिट 2023 हैज़ बीन होस्टेड बाय विच सिटी। नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आज के टाइम में ये, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आपको मिलेंगे ब्रुसेल्स बेल्जियम में, और इसकी एक समिट होने वाली थी इस बार जिसे होस्ट किया है विल्नियस ने। विल्नियस है लिथुएनिया की कैपिटल। लिथुएनिया, लातविया, एस्टोनिया, आपने इन तीनों कंट्रीज़ का नाम सुना होगा। इन तीनों को बोलते हैं बाल्टिक कंट्रीज़ क्योंकि बाल्टिक सी से इनकी बाउंड्री टच होती है। तो बाकी दोनों की भी आप जान लीजिए इनकी कैपिटल क्या है। एस्टोनिया की है तालिन और लातविया की है रीगा। लिथुएनिया की आपको बताई थी मैंने, विल्नियस। अब आप मेरे को कमेंट में लिख कर ये बताइए कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने रिसेंटली नेटो को ज्वाइन किया है, और उस कंट्री का भी नाम बताइए जो अभी रिसेंटली ज्वाइन करने वाली है। Who has become the 10th cricketer to play 500 मैचेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट। इंटरनेशनल क्रिकेट यानी कि आपके ODI, टेस्ट और T20 तीनों को मिलाकर 500 इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस खेले हैं विराट कोहली ने, और टॉप 10 प्लेयर्स में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। मैं आपको बता दूं कि टॉप 10 में इंडिया के 4 प्लेयर्स हो गए हैं अब कोहली के आने से।
नंबर 1 पर सचिन तेंदुलकर हैं, गॉड ऑफ क्रिकेट। दूसरे पर धोनी हैं, तीसरे पर आते हैं द्रविड़, और कोहली चौथे प्लेयर बन गए हैं, इंडियन प्लेयर हैं जिन्होंने 500 इंटरनेशनल मैचेस अपने पूरे कर लिए हैं। इंडिया हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर द जॉइंट डेवलपमेंट टू बिल्ड सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। इंडिया ने अभी हाल ही में दूसरे क्वाड कंट्री के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है। इंडिया पहले यूएसए के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए एग्रीमेंट एक कर चुका है, और अब इंडिया ने जापान के साथ भी ये एग्रीमेंट कर लिया है। क्वाड के बारे में आपको पता होगा, 4 कंट्रीज़ हैं, यूएसए, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अलावा बाकी दोनों कंट्रीज़ के साथ इंडिया ये एग्रीमेंट कर चुका है, और वो इसलिए क्योंकि आज के टाइम में जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का हब है, जैसे ताइवान, साउथ कोरिया, अब इनके ऊपर हम ज़्यादा टाइम तक डिपेंडेंट नहीं रह सकते सेमीकंडक्टर चिप्स को लेकर, इसलिए इनमें हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा। हाल ही में एक वेदांता के साथ फॉक्सकॉन की डील होने वाली थी, जो अभी फ़िलहाल के लिए कैंसिल हो गई है, जिससे एक अच्छा खासा बूस्ट मिल सकता था इंडिया के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को। लेकिन हम इस पे काम करते रहेंगे, और आने वाले टाइम में आप देखिएगा और कंट्रीज़ के साथ भी हम ऐसे टाइप्स करेंगे। हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू लीड यूएस नेवल फोर्सेस। पहली महिला जो यूनाइटेड स्टेट्स की नेवल फोर्सेस को लीड करेंगी वो बन गई हैं लीज़ा फ्रेंचेटी। इन्हें खुद यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने नॉमिनेट किया था, और ये ऐसी पहली महिला है जो इतनी हायर पोस्ट पर गई हैं यूएसए में। इंडिया हैज़ हैंडेड ओवर द मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस कृपान टू विच कंट्री। आईएनएस कृपान ये खुकरी क्लास की हमारी वॉरशिप है, जिसे 1991 में कमीशन किया गया था। इसे एज अ गिफ्ट अब हम वियतनाम को दे रहे हैं, और कोई भी काम बिना वजह के नहीं किया जाता। इसलिए आप जानते होंगे कि साउथ चाइना सी में जितने पंगे हमारे चाइना के साथ हैं, उतने ही या फिर उससे ज़्यादा भी कह सकते हैं वहाँ पर मौजूद बाकी कंट्रीज़ के भी हैं। तो वही देखते हुए वियतनाम को हमने एक नेवल सपोर्ट प्रोवाइड किया है आईएनएस कृपान देकर। Who became the brand ambassador of ICC World Cup 2023? ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जिसे इस साल इंडिया होस्ट करने वाला है, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शाहरुख खान। और आपको पता होगा एशिया कप भी अभी शुरू होने वाला है। अगस्त सितंबर में एशिया कप होगा, जिसे पाकिस्तान और श्रीलंका मिलकर होस्ट करेंगे, और उसके बाद ही आपका ये ICC वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में। यानी क्रिकेट फैंस जो हैं उनके लिए 4 महीने ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। तो आप अपनी पढ़ाई पे फोकस रखिएगा, बीच बीच में मैच देख लीजिए, लेकिन कंटिन्यू अपनी पढ़ाई में छोड़िएगा। और याद रखिएगा कि शाहरुख खान बने हैं ICC वर्ल्ड कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर। डिफेंस मिनिस्ट्री विल परचेज हाउ मैनी रफाइल फाइटर जेट्स फॉर इंडियन नेवी। अभी PM मोदी फ्रांस गए थे बैस्टिल डे परेड के टाइम पर, तब उन्होंने फ्रांस के साथ ये डील कंफर्म कर ली थी, और 26 रफाइल फाइटर जेट्स आएंगे हमारी इंडियन नेवी के लिए। 26 रफाइल फाइटर जेट्स के साथ 3 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स भी हमारे पास आने वाली हैं। हमारे पास 36 रफाइल्स ऑलरेडी हैं जो इंडियन एयरफोर्स के पास हैं, और ये जो 26 रफाइल फाइटर जेट्स हैं वो आएंगे इंडियन नेवी के पास। इसके साथ ही हमारे पास टोटल 62 फाइटर जेट्स हो जाएंगे रफाइल, जिसे दसॉ एविएशन कंपनी मैन्युफैक्चर करती है फ्रांस की। जम्मू एंड कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन वॉज ऑनर्ड विद विच अवार्ड। अभी हाल ही में JNK रूरल लाइवलीहुड मिशन को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये इन्हें गोल्ड कैटेगरी में दिया गया है, और इसकी थीम थी स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047। विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट मीथेन पावर्ड रॉकेट। इंडिया, USA, यूरोप सबको पीछे छोड़ते हुए चाइना ने पहला मीथेन फ्यूल्ड स्पेस रॉकेट लॉन्च कर दिया है। इसका नाम है जुकी 2। ये इनका दूसरा अटैम्प्ट था। पहला इन्होंने लास्ट ईयर दिसंबर में ट्राई किया था, लेकिन वो फेल हो गया था। लेकिन इस बार दूसरे अटैम्प्ट में ये सक्सेसफुली अपने मीथेन फ्यूल रॉकेट को ऑर्बिट में लॉन्च करने में सक्सेसफुल रहे। विच इंडियन हैज़ वॉन द फर्स्ट गोल्ड इन 100 मीटर्स हर्डल इन एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। ये चैम्पियनशिप इस बार थाईलैंड में ऑर्गेनाइज की गई थी। लास्ट वीडियो में भी हमने इसके बारे में डिस्कशन की थी कि जापान सबसे ज़्यादा मेडल्स लेके आया है इसमें, 37 टोटल, और 16 गोल्ड के साथ। इंडिया इसमें पहली बार चाइना से ज़्यादा मेडल्स लेकर आया है, 27 मेडल। चाइना के पास थे 22 मेडल, लेकिन इंडिया 3rd प्लेस पर है, क्योंकि इंडिया के जो गोल्ड हैं वो 6 हैं और चाइना के पास 8 गोल्ड थे।
लेकिन उन 6 में एक गोल्ड है ज्योति यारा जी का, जिन्होंने 100 मीटर हर्डल में इंडिया को पहली बार एक गोल्ड दिलाया है। इनके साथ ही अब्दुल्ला अबू बकर ट्रिपल जंप में गोल्ड लेकर आए हैं। साथ ही अजय कुमार सरोज भी 1500 मीटर में इंडिया के लिए गोल्ड लेकर आए हैं। Who has started a new artificial intelligence firm XAI? ये काम है एलॉन मस्क का। वो चैट जीपीटी के अगेंस्ट अपना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल लाना चाहते थे, और अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने ट्विटर की चिड़िया भी उड़ा दी है। अब उसका पूरा नया नाम कर दिया है, उसका ट्विटर का नाम हटा के अब एक्स कर दिया है। लोगो भी आपने देखा होगा नया उसका। तो XAI करके उन्होंने नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फर्म खोली है जो चैट जीपीटी की राइवल रहेगी। What is the rank of India in Henley Passport Index 2023? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये अभी कुछ महीनों पहले जनवरी में भी रिलीज़ हुआ था। अब ये रीसेंट में जो रिलीज़ हुआ है जुलाई में, उसकी रैंकिंग में इंडिया को 80th पोजीशन पर रखा गया है। उससे पहले जनवरी में 82 या 83 पोजीशन थी इंडिया की। इसमें पिछले 5 साल से जापान टॉप पर था, लेकिन इस बार सिंगापुर नंबर 1 पर है, जापान तीसरी पोजीशन पर रहा है इसमें। इसके अलावा बाकी इंडेक्सेस भी देखते हैं एक बार। जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स था, उसमें इंडिया की रैंकिंग 126 है, इसमें फिनलैंड ने टॉप किया है। एक आता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, उसमें इंडिया की रैंकिंग है 161, इसमें नॉर्वे ने टॉप किया है। एक आता है ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंकिंग है 135। और एक आता है जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें भी इंडिया की रैंकिंग 135 है। और एक आता है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंकिंग है 87। तो ये काफ़ी सारी रैंकिंग्स आती हैं, इंडेक्सेस आते हैं। तो एग्ज़ाम से पहले एक बार इनका रिवीजन करके जाया करो, क्योंकि ये एक आधा क्वेश्चन इनसे आता ज़रूर है। विच ऑस्ट्रेलियन सिटी हैज़ डिनाइड होस्टिंग द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? कॉमनवेल्थ गेम्स हर 4 साल में एक बार होते हैं। अभी 2022 में हुए थे बर्मिंघम ब्रिटेन में। अब 2026 में जो ये होंगे, ये विक्टोरिया में होने वाले थे, ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन खर्चा उसका उनकी एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा हो रहा है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया है कि हम इसे होस्ट नहीं कर पाएंगे। तो अब माना जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में एक सिटी है गोल्ड कोस्ट, वहाँ पर इसे होस्ट किया जाएगा। 2018 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, उन्हें भी गोल्ड कोस्ट ने ही होस्ट किया था। तो माना जा रहा है कि इस बार 2026 के भी गोल्ड कोस्ट में ही होस्ट किए जा सकते हैं। विच कंट्री हैज साइंड लेटर ऑफ इंटेंट टू बाय हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम HAL? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे बेंगलुरु में। यहाँ पर अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर आए थे अभी कुछ टाइम पहले, और उन्होंने HAL के साथ एक डील साइन करी है, जिसमें वो 20 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स, जो हमारे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं, उन्हें परचेज करने के लिए उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। और अर्जेंटीना के साथ 2019 के बाद से हमारे रिलेशंस अब एक नए लेवल पर पहुंच गए हैं, क्योंकि 2019 में हमने उनके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शुरू कर दी थी। इसका मतलब है कि दोनों देशों के जो कॉमन इंटरेस्ट हैं, जैसे ट्रेड, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों पर अब हम ज़्यादा कोलैबोरेशंस करेंगे। डिफेंस मिनिस्ट्री हैज़ टाइड अप विद whom फॉर सेफ एंड न्यूट्रिशियस मील्स फॉर आर्म्ड फोर्सेस? हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने एक MOU साइन किया है FSSAI के साथ, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके अंडर हम हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस को प्रमोट करेंगे, और हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनकी जो मेस होती हैं, उनकी कैंटीन होती हैं, उसमें जो उन्हें खाना प्रोवाइड किया जाता है, उसमें मिलेट्स का यूज़ अब से ज़्यादा किया जाएगा। और इसी मौके पर एक बुक भी लॉन्च की गई थी, हेल्दी रेसिपीज़ फॉर डिफेंस के नाम से। ये भी FSSAI ने ही लिखी थी। नितिन गडकरी हैज़ केप्ट फाउंडेशन स्टोन फॉर 3 प्रोजेक्ट्स इन तिरुपति, इन विच स्टेट? नितिन गडकरी आप सब जानते होंगे, ये हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। इन्होंने 3 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स के फाउंडेशन स्टोन रखे थे तिरुपति में। तिरुपति कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ये 2900 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, और इसमें 87 किलोमीटर्स का ये नेशनल हाईवेज बनाए जाएंगे, और इससे माना जा रहा है कि टूरिज्म इंडस्ट्री को भी वहाँ पर काफ़ी बूस्ट मिलेगा। हु बिकेम द सेकेंड हाईएस्ट विकेट टेकर इन द इंडियन क्रिकेट टीम? इंडियन क्रिकेट टीम में अभी तक हाईएस्ट विकेट हैं अनिल कुंबले के, टोटल 953 विकेट्स हैं उनके नाम। सेकंड प्लेस पर हरभजन सिंह थे अपने 707 विकेट्स के साथ, लेकिन अभी हाल ही में
वेस्ट इंडीज़ के साथ टेस्ट में रविचंद्रन अश्विन ने हरभजन सिंह का रिकॉर्ड तोड़ के वो सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए हैं। उनके टोटल 709 विकेट हो चुके हैं और वो इस टाइम सिर्फ अनिल कुंबले से ही पीछे हैं। वेयर इज AI फॉर गुड ग्लोबल समिट ऑर्गेनाइज्ड? AI फॉर गुड ग्लोबल समिट ये अभी जिनेवा में ऑर्गेनाइज की गई थी और इसे ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने ऑर्गेनाइज किया था। इसका एम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेहतर यूज़ करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए भी हम AI का कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसे और ज़्यादा उसमें प्रोग्रेस करने के लिए, तो उसके ऊपर डिस्कशंस करना। इंटरनेशनल एरोस्पेस एंड डिफेंस एग्जीबिशन 2023 विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच कंट्री? ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, यहाँ इंटरनेशनल एरोस्पेस के बारे में पूछा गया है, इंडियन एरोस्पेस के बारे में नहीं पूछा गया। अभी थोड़े टाइम पहले ही इंडियन एरोस्पेस एग्जीबिशन हुआ था बेंगलोर में, और यहाँ पर इंटरनेशनल का पूछा गया है, तो ये है साउथ कोरिया में। साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल में इसे ऑर्गेनाइज़ किया गया था और यहाँ पर 550 कंपनीज आई थी 35 देशों से, और उन्होंने अपने डिफेंस मिलिट्री हार्डवेयर और टेक्नोलॉजीज़ को वहाँ पर शोकेस किया, और इसे 1996 के बाद अभी तक का सबसे बड़ा डिफेंस एग्जीबिशन माना गया है। विच इंडियन शटलर हैज़ मेड वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर फास्टेस्ट बैडमिंटन शॉट? अभी कुछ टाइम पहले इंडोनेशियन ओपन के दौरान हमारी एक बहुत फेमस जोड़ी है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की, तो उन्होंने गेम के दौरान सात्विक साईराज रंकीरेड्डी ने ये रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले रिकॉर्ड था 493 किलोमीटर्स पर आवर का, लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है 565 किलोमीटर्स पर आवर का। और कंपैरिजन के लिए बताया जा रहा है कि ये शॉट एक F1 कार से भी ज़्यादा फास्ट था। तो याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकता है। PM मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड द इंटीग्रेटेड टर्मिनल ऑफ वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच इज़ इन? अभी कुछ टाइम पहले ही PM मोदी ने वर्चुअली इनॉग्रेट किया था वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये आपको मिलेगा पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में। यहाँ पर हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर जो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये गए थे इसके इनॉग्रेशन के टाइम पर। इसके साथ ही कुछ और इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, जिनके नाम आपको पता होने चाहिए। जैसे सबसे मेन तो यही है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो न्यू दिल्ली में है। उसके बाद एक राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये आपको मिलेगा हैदराबाद में। इसके बाद आता है एक सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपको मिलेगा अहमदाबाद गुजरात में। और बेंगलुरु में है कैंपोगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऐसे ही मुंबई में आपको मिलेगा, बहुत फेमस है, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और नागपुर में आपको मिलेगा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लखनऊ में मिलेगा आपको चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वाराणसी में मिलेगा लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और कोलकाता में आपको मिलेगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं जिनके नाम यूजुअली आ जाते हैं और आपको पता होने चाहिए, तो याद रखिएगा। सूरत डायमंड बोर्ड्स होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग इन विच स्टेट? अभी कुछ टाइम पहले ही ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी। दुनिया की सबसे बड़ी जो ऑफिस बिल्डिंग है वो अभी तक थी USA की पार्लियामेंट, जिसका नाम है पेंटागन, और उसका रिकॉर्ड तोड़ते हुए इंडिया में गुजरात में सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बनने वाली है ये सूरत डायमंड बोर्ड्स। इसे 3200 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है और 35 एकड़ ज़मीन में इसे बनाया जाएगा। इसके ऊपर एक शॉर्ट बना चुका हूँ मैं, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा। उसमें सारे इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रखे हैं। और इसमें एक ये भी है कि ये 15 फ्लोर की बिल्डिंग है, लेकिन इसमें 12 के बाद आपको सीधे 14वां फ्लोर मिलेगा। 13th फ्लोर इन्होंने बनाया ही नहीं। थोड़ा सुपरस्टिशन वाला मैटर आ जाता है 13 नंबर को लेके, इस वजह से शायद। तो ये सबसे बड़ी बिल्डिंग है, ऑफिस बिल्डिंग पूरी दुनिया में, जो अब बनेगी सूरत में, गुजरात में। विच स्टेट हैज़ इनॉग्रेटेड द आयुष हेल्थ सर्विसेज एंड रिसर्च फैसिलिटी? अभी कुछ ही टाइम पहले गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत और हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष और पोर्ट्स शिपिंग वाटरवेज मिनिस्टर जो हैं सर्वानंद सोनोवाल, इन्होंने मिलकर इसका इनॉग्रेशन किया था। और इसका जो मेन एम है वो है ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रमोट करना। उसी फील्ड में ज़्यादा रिसर्च वगैरह करेंगे। इसमें म्यूज़ियम बनाया जाएगा, लाइब्रेरी भी होगी और एक डेडिकेटेड लेबोरेटरी बनाई जाएगी, जिससे हम ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में और ज़्यादा रिसर्च कर पाएंगे। RBI हैज़ कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ विच कोऑपरेटिव बैंक? RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसे बनाया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 से इसे इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन ये इफेक्ट में आया था 1935 में। इसके हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे मुंबई में। तो अभी RBI ने
एक बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है जिसका नाम है यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। याद रखिएगा, ये आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। विच कंट्री हैज़ अप्लाइड टू जॉइन द ब्रिक्स बैंक? ब्रिक्स आप जानते होंगे बहुत फेमस ग्रुप है, आज के टाइम में हर कंट्री इसे ज्वाइन करना चाहती है। ब्रिक्स यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, 5 देशों ने मिलकर बनाया है इसे। और आज के टाइम में ब्रिक्स कंट्रीज़ की जो कंबाइंड जीडीपी है वो पूरी दुनिया की 31.5% है। और G7 कंट्रीज़ जो हैं, जो डेवलप्ड नेशन है G7, उनकी जो कंबाइंड इकोनॉमी है वो पूरी दुनिया की 30% है। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रिक्स की 5 कंट्रीज़ G7 की 7 कंट्रीज से भी आगे निकल चुके हैं इकोनॉमिक एस्पेक्ट में। इसलिए अब अल्जीरिया एक ऐसा कंट्री है जो ब्रिक्स बैंक को ज्वाइन करना चाहता है। इन्होंने $1.5 बिलियन देने का भी ऑफ़र किया है कि जब हम आएंगे तो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन भी करेंगे, तो आप हमें ब्रिक्स बैंक में ज्वाइन कर लीजिए। अल्जीरिया एक नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है और इसकी कैपिटल है अल्जीयर्स। और ब्रिक्स के बारे में एक बात और याद रखना कि 2023 में, इस साल जो इसकी समिट होगी ब्रिक्स की, वो होगी साउथ अफ्रीका में। और अभी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर न्यूज़ बन रही थी क्योंकि व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं वो इस समिट को ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो साउथ अफ्रीका में गए तो वहाँ उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकल जाएंगे और उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। इसलिए वो इसे स्किप कर रहे हैं और 2023 में ये होगी साउथ अफ्रीका में। अगले साल इसे रशिया होस्ट कर सकता है। वैसे लाइन वाइज चलती है, पहले बी में यानी ब्राज़ील में होती है, फिर रशिया में होती है, फिर इंडिया में, फिर चाइना में और अब साउथ अफ्रीका में। तो अगला नंबर ब्राज़ील का आना चाहिए था वैसे, लेकिन माना जा रहा है कि अगले साल इसे रशिया होस्ट करेगा। नम द क्राफ्ट ऑफ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ बीन रिवाइव्ड विद स्किल इंडिया? पीएम मोदी ने 2015 में एक योजना शुरू करी थी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल इंडिया कहते हैं जिसे। उसके अंडर 6 डिस्ट्रिक्ट से 2200 कैंडिडेट्स को चूज़ किया गया था और उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी इस आर्ट फॉर्म की, नम द क्राफ्ट की। ये जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा फेमस है और इन्हें ट्रेन करके जो भी हैंडीक्राफ्ट्स बनाया जाएगा उन्हें हम यूके में एक्सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे हमारे कल्चर और ट्रेडिशन से रिलेटेड बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स हैं, क्राफ्ट फॉर्म्स हैं जो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। तो उन्हें दोबारा से रिवाइव करने के लिए ये प्रोजेक्ट दोबारा से शुरू किया गया है। विच कंपनी हैज़ वॉन द गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अवार्ड 2023? इस साल का ये जो अवार्ड है ये मिला है अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। गौतम अडानी की जो कंपनी है, इन्होंने ये क्लेम किया है कि अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड जो है ये इंश्योर करते हैं कि जितना भी इलेक्ट्रिकल वेस्ट ये प्रोड्यूस करते हैं उसको पूरे 100% को ये रिसाइकिल कर देते हैं। तो इसकी वजह से भी और कई सारे इन्होंने काम किए हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड, जिसकी वजह से अवार्ड इन्हें दिया गया है। तो गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अवार्ड। टीचर्स इंटरफेस फॉर एक्सेलेंस प्रोग्राम, टाई प्रोग्राम भी बोला जाता है जिसे, हैज़ बीन स्टार्टेड बाय विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? अभी राजस्थान के जो सीएम हैं अशोक गहलोत, उन्होंने इस प्रोग्राम को शुरू किया है। इस प्रोग्राम के अंदर 500 गवर्नमेंट कॉलेजेस के टीचर्स को और पॉलिटेक्निक टीचर्स जो होती हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की, ये यूनिवर्सिटीज़ की, ऐसे 500 टीचर्स को सिलेक्ट किया जाएगा और उन्हें अब्रॉड भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए, टीचर ट्रेनिंग के लिए। और बाहर से आने के बाद वो बाकी टीचर्स को भी ट्रेनिंग दे सकेंगे। इससे जो हमारा टीचिंग पैटर्न है वो माना जा रहा है कि थोड़ा बेहतर होगा। उससे जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस की जो रैंकिंग होती हैं, इंटरनेशनल रैंकिंग्स होती हैं, वो भी बेहतर हो सकती हैं अब से। तो ये राजस्थान की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है प्रोजेक्ट। व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर अकॉर्डिंग टू एशियन डेवलपमेंट बैंक? ADB, इसके हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे फिलीपींस मनीला में, और इनके अकॉर्डिंग जो इंडिया की ग्रोथ रेट रहने वाली है इस बार की वो है 6.4%। हु बिकेम द सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग CM इन इंडिया? इंडिया में अभी तक सबसे लंबे टाइम तक जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं वो हैं पवन कुमार चामलिंग। सिक्किम के CM थे वो, और वो 24 साल से ज़्यादा CM रहे हैं वहाँ पर। लेकिन अब दूसरे नंबर पर जो हैं वो हैं नवीन पटनायक। नवीन पटनायक को भी ऑलमोस्ट 23 साल और 139 डेज़ अराउंड हो चुके हैं उन्हें, और अभी भी वही हैं वहाँ के CM। और वहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल और कैपिटल है भुवनेश्वर। एक बार सिक्किम के भी देख लेते हैं। जो करंट CM है वो हैं प्रेम सिंह तमांग, कैपिटल है वहाँ की गैंगटॉक और गवर्नर है वहाँ के लक्ष्मण आचार्य। तो ये थे आपके टॉप 40 क्वेश्चंस जुलाई करंट अफेयर्स के। इनका अच्छे से रिवीजन करिएगा, मन लगा के पढ़ाई करिएगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।